वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा नेपाल में केपी चोर देश छोड़ का रूप ले चुका है। नमस्कार, मैं रवीश कुमार। केपी चोर देश छोड़, यह नारा नेपाल कहां से पहुंचा? वोट चोर गद्दी छोड़ से। भयंकर विद्रोह के बाद नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने इस्तीफा दे दिया है। संसद में लोगों की भीड़ घुस गई और संसद की इमारत में आग लगा दी गई। क्या नेपाल में भी अब बांग्लादेश की तरह हो रहा है? बांग्लादेश के बाद नेपाल में इस स्तर का विद्रोह भारत के लिए अच्छा नहीं। लेकिन नेपाल में यह विद्रोह हुआ क्यों? इसे नेपाल और भारत दोनों के लिए सुना जाना चाहिए और समझा भी जाना चाहिए। केवल नेताओं के खिलाफ नहीं, बल्कि उनके बेटों के खिलाफ भी गुस्सा भड़का है। मीडिया रिपोर्ट खंगालते वक्त यह भी देखने को मिला कि नेता पुत्रों के खिलाफ यह गुस्सा फिलीपींस से प्रभावित है। वहां भी नेता पुत्रों के खिलाफ गुस्सा भड़का है। इंडोनेशिया में भ्रष्टाचार को लेकर भयंकर प्रदर्शन हो रहे हैं। कई शहरों में प्रदर्शन हिंसक भी हुआ। राजधानी जकार्ता में संसद की इमारत में आग लगा दी गई। अर्धसैनिक बलों की एक टुकड़ी की गाड़ी के नीचे आकर 21 वर्षीय डिलीवरी बॉय की मौत हो जाने के बाद लोगों में गुस्सा फूट गया और आम लोग सड़कों पर उतर आए। आर्थिक असमानता के सवाल पर इंडोनेशिया में लोग सड़कों पर निकल आए हैं। वहां 5-5 मंत्री बदल दिए गए हैं। इंडोनेशिया के प्रदर्शनों में अब तक 10 लोगों की मौत हो चुकी है। लोगों में इस बात को लेकर भी गुस्सा था कि सांसदों को मिलने वाला हाउसिंग भत्ता मिनिमम वेज से 10 गुना अधिक था। उन्हें मिलने वाले तरह तरह की रियायतों को लेकर भी आक्रोश था। इसलिए हमने कहा कि नेपाल में जो प्रदर्शन हो रहे हैं, इंडोनेशिया में जो हो रहा है, उसे भारत को भी सुनना और समझना चाहिए। भारत में भी यह मुद्दा रहता है कि 30-30 साल नौकरी करने के बाद किसी को पेंशन नहीं मिलती, लेकिन एक विधायक को राज्यसभा का सांसद बनने के बाद, लोकसभा का सांसद बनने के बाद 3-3 पेंशन दी जाती है। तो एलिट वर्ग और आम आदमी के बीच के आर्थिक फर्क को लेकर इंडोनेशिया में गुस्सा भड़का। उसी तरह का गुस्सा नेपाल में देखा जा रहा है। तो नेपाल में जो कुछ भी हो रहा है, आप कई देशों से प्रभावित कह सकते हैं, या फिर उन्हीं कारणों को आप नेपाल में सक्रिय रूप में देख सकते हैं। केपी चोर देश छोड़ ही एकमात्र नारा नहीं है। नेपाल में 8 सितंबर को पुलिस की गोलीबारी से 19 छात्रों की हत्या के बाद हालात नियंत्रण से बाहर हो गए। प्रधानमंत्री ओली ने अपने इस्तीफे में लिखा है कि देश में जो हालात हैं उसे देखते हुए इस्तीफा दे रहा हूं। इसके पहले उन्होंने शांति की अपील की, सर्वदलीय बैठक बुलाकर मामले को संभालने का प्रयास किया। कुछ भी काम नहीं आया। युवाओं ने पूरे नेपाल में गठबंधन में शामिल दलों के नेताओं को खदेड़ना शुरू कर दिया है। उनके घरों और अन्य ठिकानों में आग लगाने की घटनाएं बढ़ गई। लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ कि एक दिन में पुलिस की गोली से 19 युवाओं की मौत हो गई। नेताओं के प्राइवेट घरों को भी टारगेट किया गया है। मंत्रियों के सरकारी आवास जला दिए गए। रिपोर्ट हो रहा है कि प्रधानमंत्री के पद पर रहते हुए केपी ओली मामले को संभाल नहीं पाए। गुस्सा उनके खिलाफ भी भड़क गया। बालाकोट में उनके निजी घर में आग लगा दी गई। यहां तक कि नेता प्रतिपक्ष के घर पर भी पत्थरबाजी की खबरें हैं। तो राज्यों में, नेपाल के राज्यों में मुख्यमंत्रियों और उनके मंत्रियों के घरों पर भी हमले की खबर है। महेंद्रनगर में गृहमंत्री के पद से इस्तीफा देने वाले रमेश लेख के घर पर हमला हुआ। राष्ट्रपति के घर पर भी तोड़फोड़ की खबरें आईं। सूचना एवं प्रसारण मंत्री का घर भी जला दिया गया। डिप्टी प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री के घरों पर पत्थरबाजी हुई है। सोमवार रात इस्तीफा देने वाले गृहमंत्री के घर पर भी हमला हुआ है। इसके अलावा नेपाल के राष्ट्रीय बैंक के गवर्नर के घर पर भी पत्थरबाजी हुई। पूर्व प्रधानमंत्री के घर पर भी हमले का प्रयास हुआ, लेकिन भीड़ को काबू कर लिया गया। 8 सितंबर की गोलीबारी के बाद से ही ओली सरकार के मंत्रियों के इस्तीफे होने लगे थे, मगर लोगों का गुस्सा शांत नहीं हुआ। नेपाली कांग्रेस के केंद्रीय मुख्यालय में आग लगा दी गई। इसके अध्यक्ष शेर बहादुर देउवा का भी घर जला दिया गया। शेर बहादुर देउवा भी नेपाल के प्रधानमंत्री रह चुके हैं। सीपीएन यूएमएल के पार्टी ऑफिस को भी जला दिया गया।
सेना हेलीकॉप्टर से मंत्रियों को सुरक्षित स्थान पर ले जाती दिखी। सत्ताधारी गठबंधन के 20 से अधिक सांसदों ने भी इस्तीफा दे दिया। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के अध्यक्ष पुष्पा कमल दहाल प्रचंडा के घर पर भी हमला हुआ है। इसका मतलब है कि भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन सभी दल के नेताओं को निशाना बना रहा है। संसद की यह तस्वीर बांग्लादेश की याद दिला रही है, जहां भीड़ इसी तरह प्रधानमंत्री शेख हसीना के घर घुस गई और उन्हें देश छोड़कर भागना पड़ा। गुस्साई भीड़ ने संसद भवन में आग लगा दी है। संसद के भीतर भीड़ घुसती जा रही है और पुलिस काबू भी नहीं कर पा रही। क्या इन सब के पीछे सेना का कोई इरादा हो सकता है या बाहरी ताकतों का? नेताओं से निराश होना समझ में आता है, लेकिन अपने ही देश की संसद में आग लगा देना बता रहा है कि इस भीड़ को अब संभालने वाला कोई नहीं। इस तरह के भी वीडियो आए हैं कि नेपाल के वित्त मंत्री और वहां के उप प्रधानमंत्री को दौड़ा दौड़ा कर मारा जा रहा है। ये सारी तस्वीरें बहुत भयावह हैं। बेकाबू हिंसा किसी भी लोकतांत्रिक प्रदर्शन की तस्वीर नहीं होनी चाहिए। सोशल मीडिया के बैन के पीछे एक कारण यह भी बताया जा रहा है कि इन वेबसाइट्स पर आम लोग सरकार के खिलाफ खुलकर लिखने लगे थे, भ्रष्टाचार को मुद्दा बनाने लगे थे। दो बातें यहां गौर करने लायक है। 9 सितंबर को नेपाल में जो हुआ उसके पीछे जेन जी पीढ़ी का गुस्सा है। नेपाल के इस विद्रोह को जेन जी विद्रोह कहा जा रहा है। यह उस पीढ़ी का नाम है जो 1997 से 2012 के बीच पैदा हुई। 14 से 28 साल के लड़कों के भीतर की हताशा नेपाल संभाल नहीं पाया। युवाओं का कहना है कि वही नेता हैं, अब वही नेता हैं, उन्हीं की सरकार बनेगी, युवा नेताओं की सरकार बनेगी। युवाओं के बीच यह धारणा फैल चुकी है कि इनमें नेताओं के पैसे लगे हैं। स्कूलों के जरिए काला धन नेपाल में सफेद किया जा रहा है। नेपाल के विदेश मंत्री जिस स्कूल के चेयरमैन हैं उसको भी निशाना बनाया गया, लेकिन स्कूलों में छुट्टी होने के कारण, स्कूल बंद होने के कारण कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ। इस बात की पड़ताल और करनी चाहिए कि क्या यही कारण हो सकता है या स्कूलों की फीस से युवा परेशान होंगे। युवाओं में इस बात का भी गुस्सा है कि नेताओं के बेटे आलीशान जिंदगी जी रहे हैं, कभी नौकरी पर नहीं जाते, 10 से 5 की नौकरी नहीं करते, मगर आलीशान जिंदगी कैसे जी रहे हैं, उनके पास सब कुछ कैसे है। किसी चर्चा चल रही है कि काठमांडू के मेयर बालेंद्र शाह को अंतरिम प्रधानमंत्री बनाया जा सकता है। बालेंद्र शाह युवाओं के बीच, जेनजी पीढ़ी के बीच काफी लोकप्रिय हैं। सोशल मीडिया साइट्स पर उनकी सक्रियता बहुत है और पसंद किए जाते हैं। तो एक तरह से सोशल मीडिया के जरिए पड़ोस में राजनीति बदल रही है। नेपाल से आने वाली खबरों को संजीदगी से देखिए, अफवाहों पर कम ध्यान दीजिए। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।